हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रितन दौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ऑल अबाउट द मॉलिक्यूलर एंड एम्पेरिकल फॉर्मूलाज। हाँ जी बिल्कुल, इससे आप सीखेंगे, नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे मूल कॉन्सेप्ट की तरफ। लेकिन उससे पहले बहुत ज़रूरी है आपको कैसे लिखा जाता है एम्पेरिकल फॉर्मूला और कैसे असाइन किया जाता है मॉलिक्यूलर, और क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में मेजर, जो इनको अलग अलग नेमिंग से जाना जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। लेट्स बिगिन विद योर नोटबुक एंड पेन एंड योर फेवरेट स्माइल। द सेशन इज ऑल अबाउट मॉलिक्यूलर एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। आइए, सबसे पहले फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्टली। सो मैं आपको कहूंगी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। किसी भी कंपाउंड के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं एलिमेंट के, सी टेल यू हाउ मैनी एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर इन अ कंपाउंड। क्या कहा? किसी भी कंपाउंड के अंदर टोटल नंबर जो एलिमेंट्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं किनके, हर एलिमेंट्स में, हर एक एलिमेंट में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट हैं किसी कंपाउंड के अंदर, वो होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लाइकवाइज अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला आप डील करेंगे तो आप कहेंगे वो क्या होता है, सिंपलेस्ट और द मोस्ट रिड्यूस्ड रेशियो ऑफ एलिमेंट्स। मॉलिक्यूलर को तो आपने कहा, ये देखिए एक शॉर्ट वे में हम इसको फिगर आउट करते हैं। मॉलिक्यूलर को आपने क्या कहा, किसी भी कंपाउंड के अंदर जो ईच एलिमेंट्स होते हैं उनमें कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, ये था। और एम्पेरिकल को आपने कहा एम्पेरिकल को क्या कहा आपने, मोस्ट रिड्यूस्ड रेशियो ऑफ एलिमेंट्स, सी। ठीक है, तो यहां तक हमें पहले तो ये चीज हुई कि वहां आपको ईच एलिमेंट को काउंट करना है और उसके एटम्स को, और यहां आपको उनका होल ओवर रेशियो काउंट करना है। तो पहली चीज तो ये क्लियर हुआ, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा। चलिए, इसके बाद मैं कहती हूं अगर किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या कहा है मैंने, किसी भी कंपाउंड में अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिड्यूस्ड नहीं हो सकता बार बार, तो वहां पर आप एम्पेरिकल फॉर्मूले को ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के जैसे रिजेंबल करेंगे। बात आ गई समझ में? दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहा मैंने, आई रिपीट इट अगेन, बड़े ध्यान से सुनिएगा एंड प्लीज नोट इट डाउन। मैंने कहा अगर कोई कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप बार बार रिड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पर आप उसके एम्पेरिकल फॉर्मूले को ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के जैसे लेकर चलेंगे, एग्जैक्टली सेम। ये बात भी समझ में आई। पहले हमने डिफरेंस क्लियर किया, देन आफ्टर हमने जो इसका पॉइंट है उसको रखा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको बताता है रिलेटिव रेशियोज ऑफ डिफरेंट एटम्स इन अ कंपाउंड। हम रेशो किसका देखेंगे, हमने यही तो कहा कि हम वहाँ रेशो तो फाइंड आउट कर रहे हैं एलिमेंट्स का, लेकिन किनका, हम उनको रिलेट करके देखेंगे, लाइक रिलेटिव रेशियोज ऑफ द एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड। होल ओवर कंपाउंड में ही बात होगी। द रेशियो होल्ड ट्रू ऑन द मोलर लेवल एज वेल। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कैसे हम इसको रिलेट करते हैं। मान लिया कि H2O है। अब H2O के अंदर आपको पता है भाई हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितना है, 1। तो यहां आप इन दोनों की प्रॉपर्टीज के बेस पे अगर मैं बात करूं या फिर रिलेटिव रेशियोज देखूं, क्योंकि एटम क्या है, डिफरेंट, तो हमें इन दोनों के रिलेटिव रेशियो को काउंट करना पड़ेगा फॉर द एम्पेरिकल फॉर्मूला। कैसे? जैसे मान लो कि अगर H2O के अंदर जो आपका हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं, ऑक्सीजन का आपने कहा 1 मोल है। तो इस तरीके से जब आप इनका रिलेटिव रेशियो देखेंगे तो दैट इज 2:1, एंड ये हो जाता है एम्पेरिकल फॉर्मुलेशन। ठीक है, आ जाओ अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। बहुत ही ईजी है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अपने को माथापच्ची नहीं करनी है। सी, मरकरी फॉर्म्स अ कंपाउंड विद क्लोरीन दैट इज 73.9% मरकरी। ठीक है, मरकरी क्लोरीन के साथ कोई कंपाउंड बना रही है जिसमें मरकरी का कंजम्पशन कितना है, 73.9, और क्लोरीन का कितना है, 26.1 बाय मास। ठीक है, सबसे पहले तो आपसे पूछा गया है कि उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। ओके,
देन आफ्टर लेट्स से वी हैड 100 ग्राम सैंपल ऑफ दिस कंपाउंड, हमारा जो कंपाउंड बना उसका हमारे पास 100 ग्राम का सैंपल है. द सैंपल वुड देयरफॉर कंटेन 73.9 grams of mercury and 26.1 grams of chlorine. उस सैंपल के अंदर भी आपने ये चीज देखी. सो अब आपको बताना है हाउ मेनी मोल्स ऑफ ईच एटम्स डू द इंडिविजुअल मासेस रिप्रेजेंट. पहले तो आपको क्या करना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाना है, फिर उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करने हैं उनके इंडिविजुअल मासेस. तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बड़े ही अच्छे से. सबसे पहले आपको कहा गया है मरकरी के रिस्पेक्ट में कितने ग्राम्स, 73.9 ग्राम्स. मोल कितने लिए हैं, 1 मोल. और अगर आप यहां पर मास की बात करेंगे ओवरऑल की, तो आप ओवरऑल मास आपने ले लिया दिस. ठीक है, सेम. और आपने रिजल्टेंट निकाला तो ये लीजिए रिजल्टेंट आ गया. अब इसी को क्लोरीन पे भी अप्लाई करते हैं क्योंकि क्लोरीन का रेशो अलग दिया गया है. ये क्लोरीन का रेशो 1 मोल के रिस्पेक्ट में बात हुई है अलॉन्ग विद द मोलर मास. आपने कहा दिस, आपने रेशो निकाल लिया. अब हमारे पास 2 फॉर्म्स में आ गई हैं इक्वेशंस, 1 and 2. एक का है 0.368 मोल्स और दूसरे का है 0.736 मोल्स. यहाँ तक बात क्लियर है? हाँ जी, दोनों फॉर्म्स में आप लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है. अगर आपको ये कन्फ्यूजन होता है कि मैम यहाँ ऐसे, दोनों रिस्पेक्ट में इसको लिखा जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. चलो आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. अब हमने पहले एक रेशियो निकाल लिया जो हमें वैल्यूज दी गई थी उस अकॉर्डिंग. अब व्हाट इज द मोलर रेशियो बिटवीन द 2 एलिमेंट्स. मोलर रेशियो देख लेते हैं इन दोनों का. जो वैल्यूज आई हैं, एक क्या आई है 0.736, एक आई है 0.368. आपने दोनों को कर लिया डिवाइड, तो आपके पास एक मोलर रेशियो भी आ गया. क्या आया, वो आया नियरली अबाउट 2. अब हम कह सकते हैं thus we have twice as many moles, that is atoms of chlorine as Hg. क्योंकि आपको होपफुली याद होगा आप इसको कैसे लिखते हैं, HgCl2. और आपने इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करके भी देखा तो आपने कहा कि क्लोरीन जो है मोल्स में जस्ट डबल है मरकरी से. सी दिस. सो हम अगर इंपेरिकल फॉर्मूला असाइन करें तो हम इंपेरिकल फॉर्मूला असाइन कर सकते हैं. दस इंपेरिकल फॉर्मूला वुड दस बी रिमेंबर टू लिस्ट कैटायन फर्स्ट. पहले आप क्या लिखेंगे, कैटायन को सबसे पहले लिखेंगे. लिख दीजिए यहां कैटायन कौन है, मरकरी. और उसके बाद किसको आप लिखेंगे, एनायन को. और एनायन कौन है, क्लोरीन. और अभी आपने इसका मोलर मास रेशियो निकाला, मोलर रेशियो क्या आया 2. तो आप वैल्यू किस क्या करेंगे, HgCl2. बात समझ में आई? बहुत बढ़िया. तो यहां तक हमें किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं आई. अभी लेकिन क्वेश्चन आगे भी है और चलिए देखते हैं. इसके बाद आपने कहा ये आपने फॉर्मूला इजीली असाइन कर लिया क्योंकि उसने हमसे 2 ही एस्पेक्ट में पूछा था. क्वेश्चन जो आगे और मैं बताना चाह रही थी वो ये था कि हमने ये जो असाइन किया आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि इसको इंडिविजुअली सेपरेट करके रेशो निकलवा ले. ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ हमने होल ओवर फॉर्मूला बनाने के लिए भी इंडिविजुअल निकाला. तो आप पहले अगर इंडिविजुअली पूछ ले आपको होल ओवर दे रखा होगा. दोनों एस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो आपको जस्ट फिगर आउट करना आना चाहिए कि क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है, पैटर्न क्या है. ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें असाइन करना है एम्पेरिकल फॉर्मूले से. एम्पेरिकल जब कहा था ना, जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में आप किसी कंपाउंड को बार बार रिड्यूस नहीं कर सकते तो आप उसे एम्पेरिकल की तरह लेके चलते हैं. तो यहाँ हम एक बार एक प्रैक्टिस ये करते हैं कि एम्पेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बनाया जा सकता है. तो देखिए, द केमिकल फॉर्मूला फॉर अ कंपाउंड ऑब्टेन्ड बाय व्हाट, कंपोजिशन एनालिसिस इज ऑलवेज द एम्पेरिकल फॉर्मूला. क्योंकि अभी आपने एम्पेरिकल फॉर्मूला तो निकालना सीख ही लिया, उसको जब आप निकालते हैं तो उसमें आप देख लीजिए होल ओवर कंपोजिशन कैसा है, उस अकॉर्डिंग आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला असाइन कर सकते हैं. चलो इस पे अपन एक क्वेश्चन करेंगे. वी कैन ऑब्टेन द केमिकल फॉर्मूला फ्रॉम द एम्पेरिकल फॉर्मूला इफ वी नो द मॉलिक्यूलर वेट. अब आप वो कब पता कर सकते हैं, क्योंकि आपको परसेंटेज में गिवन है, वहाँ आप मोलर रेशियोज भी निकालते हैं एम्पेरिकल के लिए. तो फॉर्मूला असाइन कर लिया, लेकिन वो फॉर्मूला करेक्टली है या नहीं वो तभी आप उसको असाइन कर सकते हैं जब आपको क्या पता हो, उस कंपाउंड के मॉलिक्यूलर वेट पता हो. ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है बट कंफ्यूज नहीं होना है, 1 to 1 स्टेप चलना है. ठीक है, चलिए. सो द केमिकल फॉर्मूला विल ऑलवेज बी सम इंटीजर मल्टीपल ऑफ द एम्पेरिकल फॉर्मूला. क्या कहा है
कि जो केमिकल फॉर्मूला होगा वो इंटीजर मल्टीपल होगा किसका? एम्पेरिकल फॉर्मूले का। यहां तक आपको कोई दिक्कत है ही नहीं। दैट इज इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ द सबस्क्रिप्ट्स ऑफ द एम्पेरिकल फॉर्मूला, नो इश्यूज। सो द जनरल फ्लो फॉर दिस अप्रोच इज शोन इन द फिगर। अब हम इसको देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको कहते हैं। सबसे पहले वहां आपको क्या देखना है? मास परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट्स, क्योंकि हम एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से ही कंपाउंड बना रहे हैं, तो हम सबसे पहले वहां जो चीज नोटिस करनी है वो क्या है? मास परसेंटेज क्या है एलिमेंट्स का। लेट अस अज्यूम 100 ग्राम का हमने कोई सैंपल वहां लिया है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? हर एलिमेंट के इंडिविजुअली आप कैलकुलेट करेंगे ग्राम्स को, हर एलिमेंट के। देन आफ्टर आप क्या करेंगे? उसके एटॉमिक वेट को यूज करेंगे। किसको? एटॉमिक वेट को। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि हमें क्या कैलकुलेट करने हैं? नेक्स्ट जाके मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो मोल्स कैलकुलेट करने हैं, वो भी ईच एलिमेंट के केस में। आपने मोल्स कैलकुलेट कर लिए, देन आफ्टर आप क्या करेंगे? मोलर रेशो फाइंड आउट करेंगे हर एलिमेंट का। देखो 3 से 4 स्टेप का प्रोसेस है, बड़े ध्यान से सुनो। सबसे पहले आप कैलकुलेट करोगे मास परसेंट को हर एलिमेंट की। आपने जैसे ही एलिमेंट की मास परसेंट अज्यूम की, जो भी आपने सैंपल लिया है, जितने भी ग्राम्स का या केजीज में कुछ भी, उसके बाद आप हर एलिमेंट का इंडिविजुअली ग्राम सेपरेट करोगे बाय द कैलकुलेशन। देन आफ्टर अब आपको क्या करना है? उनके एटॉमिक वेट्स को यूज करना है। अब एटॉमिक वेट्स को यूज करोगे तो यू हैव टू फाइंड आउट और कैलकुलेट व्हाट मोल्स फॉर ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड। 3rd स्टेप तक आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद आप क्या करोगे? होल ओवर, क्योंकि अब हम यहां से अज्यूम करेंगे या कंबाइन करके क्या बनाएंगे? कंपाउंड। तो आप क्या कैलकुलेट करेंगे? मोलर रेशो ईच एलिमेंट का। फिर उन सबको मिक्स करके कंबाइन करके आप क्या बना देंगे? कंबाइन करके आप बना देंगे एक एम्पेरिकल फॉर्मूला। बात आ गई समझ में अच्छे से? बहुत बढ़िया। आई होप कि दिक्कत नहीं होगी। मास परसेंट एक शॉर्ट टर्म में रिवाइज करते हैं। मास परसेंट, ग्राम्स में ईच एलिमेंट, मोल्स और मोलर रेशियो। चलो नेक्स्ट प्रोसीड करें। अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं। विटामिन सी, जिसको आप कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, कंटेन्स 40 मैंने कहा एस्कॉर्बिक एसिड में भी होता है, इट्स नॉट अबाउट कि ओनली एस्कॉर्बिक एसिड कंटेन्स विटामिन सी। वो कंटेन करता है 40.92% कार्बन, 4.58% हाइड्रोजन एंड 54.5% ऑक्सीजन। 3 रेशियोज हैं। बाय मास, द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड मॉलिक्यूलर मास इज 176 AMU। तो इन्होंने हमें 3 का कंजम्पशन दे दिया, CHO। अब मैं यहाँ फॉर्मूला भी इसलिए नहीं लिखूंगी, मुझे पता है, लेकिन हमें आइडेंटिफाई करना है ना। हम फॉर्मूला बनाना ही तो सीख रहे हैं, तो हम 1 to 1 बनाएंगे। इसका रेशो आपको दिया है 40.98, इसका रेशो दिया है 4.58 और इसका रेशो दिया है 54.50। ठीक है। अब आपने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होल ओवर जो मास आपको मेंशन्ड है दैट इज 176 AMU, एटॉमिक मास यूनिट के टर्म्स में गिवन है। सो व्हाट इज द एम्पेरिकल एंड केमिकल फॉर्मूला फॉर एस्कॉर्बिक एसिड? एक तो एम्पेरिकल बताना है, दूसरा केमिकल भी आपको बताना है। दिस वुड गिव अस हाउ मेनी मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। जब आप ये असाइन कर देंगे तो आप पर्टिकुलरली ईच एलिमेंट के मोल्स भी आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब यहां आपको क्या करना है? जो अभी स्टेप प्रोसेस आपको सिखाया 1 to 1 सेम स्टेप फॉलो करना है। चलो सबसे पहले मैंने मान लिया कि मेरे पास जो सैंपल है, क्योंकि इन्होंने हमें सैंपल का कंप्लीट वेटेज नहीं दिया है, तो लेट अस अज्यूम कि हमारे पास 100 ग्राम का कोई सैंपल है, मान लिया, और वो सैंपल किसका है? एस्कॉर्बिक एसिड का, एज दे मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। सो हमने कहा कि उसमें से ये जो 100 ग्राम का सैंपल है उसमें एस्कॉर्बिक एसिड में कार्बन की वेटेज ये है, हाइड्रोजन की वेटेज ये है और ऑक्सीजन की वेटेज ये है। दैट इज नियरली अबाउट 40.92, 4.58 एंड 54.50। चलो अब सबसे पहले हमें का इंडिविजुअल इनके मोल्स निकालने हैं। यही किया था हमने, पहले मास परसेंट, तो मास परसेंट निकालो, फिर मोल्स। आपने कहा ये वैल्यू आपको गिवन है इतने ग्राम्स, कितने मोल्स के लिए बात चल रही है? 1 मोल के रिस्पेक्ट में। अब आपको कार्बन का एटॉमिक मास पता है कितना होता है? 12। आपने रेशो ले लिया, यहां यूनिट टर्म से यूनिट टर्म कैंसिल आउट हो गई। आपके पास क्या आ गया?
कार्बन का परसेंट आ गया 3.407 मोल। अब आप हाइड्रोजन की तरफ प्रोसीड करो। हाइड्रोजन का आपको कितना गिवन है 4.58। हाइड्रोजन ए की मोल के रिस्पेक्ट में बात चल रही है और एटॉमिक मास भी कितना होता है 1। ये लो आपने हाइड्रोजन का भी निकाल लिया। अब ऐसे इंडिविजुअली हमें ऑक्सीजन का भी निकालना है क्योंकि हमें हर एलिमेंट के मोल्स निकालने हैं। ऑक्सीजन का निकालो, ये आपको गिवन है 1 मोल के रिस्पेक्ट में, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, और वैसे ये होता है हम उसको नियरली 16 काउंट करते हैं। तो बात वही है, आपने ये ले लीजिए, इसके भी आपने डिटरमाइन कर लिए। अब इसके बाद आपने जब इंडिविजुअली ये मास परसेंटेजेस निकाल लिए मोल्स के वेज में, तो अब आप कहते हैं डिटरमाइन द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो बाय डिवाइडिंग बाय द स्मॉलेस्ट मोलर अमाउंट। दिस इज इंपॉर्टेंट। अब आपको क्या निकालना है, मोलर रेशो निकालना है। हमें इन द एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला असाइन करना है। आप लास्ट स्टेप की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, आपने तीनों स्टेप फॉलो कर दी। अब आपको क्या करना है, मोलर रेशो निकालना है। वो कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप डिटरमाइन करो कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो कौन सा है, उसको डिवाइड कर दो किससे, स्मॉलेस्ट रेशो से, जो अभी असाइन किया। अब इसमें स्मॉलेस्ट देखो, ये आ रहा है 3.406, 4.54 एंड 3.407। तो स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया 3.406। तीनों को डिवाइड कर दो। चलो डिवाइड करते हैं। कार्बन के केस में 3.407 बाय दिस, आपने कहा नियरली इक्वल्स टू 1। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में 1 एंड दिस इज 1। तो आपको एक चीज नोटिस करो कि तीनों के ही केस में नियरली इक्वल्स टू 1 आ रहा है। अब यहां आप कहेंगे ये जो रिलेटिव मोलर अमाउंट्स है कार्बन एंड ऑक्सीजन अपीयर टू बी इक्वल, लेकिन हाइड्रोजन के केस में ये हायर है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा, इट इज़ बिट हायर, लाइक इट इज़ नॉट इक्वल्स टू 1.0। तो आपने कहा 1.333 ये आ रहा था होल ओवर हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। आपने कहा ये अपीयर टू बी, हम इसको क्या ले सकते हैं 1 एंड 1/3। अगर हम इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं हर एलिमेंट के ईच अमाउंट से बाय 3, तो हमें इंटीजर वैल्यूज मिल जाएंगी हर एटम की। हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये लो तीनों के रिस्पेक्ट में ये वैल्यूज आ रही थी 343। ठीक है, तो आपने कहा दिस इज C3H4O3, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहां देखो 0.33, ठीक है, जिसको हमने नियरली इक्वल्स टू 1 लिया था। तो यहां अब आपने देखा कि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहां 1 था, यहां 1 था, ठीक है, और हाइड्रोजन का रिस्पेक्ट में 1.3 था। अब आपने इन तीनों को जब इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट किया तो आपके पास वैल्यू कैसे आई 343। तो अब आप एम्पेरिकल फॉर्मूला इजीली लिख सकते हो, कार्बन 3, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 3। सो द एस्कॉर्बिक एसिड फॉर्मूला इज C3H4O3। ये लीजिए। चलें, अब देखो दिस इज अवर एम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर एस्कॉर्बिक एसिड। अब हमें क्या अस्यूम करना है, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। अब यहां से देखो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन छोटा पूछा जाता है, लेकिन मैं एक ही क्वेश्चन में सारी चीज को कवर करते हुए स्टेप बाय स्टेप आपको बता रही हूं। अब आपको असाइन करना है केमिकल फॉर्मूला। चलो, वी आर टोल्ड दैट द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड मॉलिक्यूलर मास इज 176। ये हमें गिवन था 176 AMU। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अवर एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब क्या निकालने थे, मोल्स ही तो निकाले थे तुमने। तो लो 3 × 12, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, यही वैल्यूज तो आई थी। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों के रिस्पेक्ट में यही वैल्यू तो आई थी। आपने लास्ट में इंटीजर में कन्वर्ट किया था, तो इनके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ आपने सीधे, और तीनों को लास्ट में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ये आ गई आपके पास 88.062 AMU। अब देखो यहां आपने कहा कि मॉलिक्यूलर मास जो है एम्पेरिकल फॉर्मूले से कम है। हमने जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया उसमें मॉलिक्यूलर मास एम्पेरिकल फॉर्मूले से कम है। तो अब यहां पर हम दोनों वैल्यूज का रेशो निकालेंगे। ठीक है, अब रेशो निकालो। दिस इज 176 जो हमको गिवन था, लेकिन हमने एक्सपेरिमेंटली निकाला ये, तो हमारे पास होल ओवर आ गया दिस 2.0। अब thus it would appear that empirical formula is essentially what, 1/2 of the mass of the actual molecular mass. This is important. तो आपको क्या पता चला
एक तो आपको जो वैल्यू गिवन थी वो, और जो आपने एक्सपेरिमेंटली खुद से निकाली, अभी हमने निकाली, हमारी वैल्यू आ रही थी 88.02 के आसपास, जबकि हमें गिवन क्या थी 176। तो हमने ये देखा कि जो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो जनरली आप कह सकते हैं कि जस्ट हाफ होता है, 1/2 होता है एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास का। अब हम क्या करते हैं, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हमने अभी रेशो निकाला दोनों का, जब दोनों का रेशो निकाला तो हमारे पास वैल्यू क्या आई है 2। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इसको, तो आप कहेंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एकदम करेक्ट होगा। जो आपने रेशो निकाला है, जो रेशो आया है उससे उसको मल्टीप्लाई कर दो। ये देखो, अब जो रेशो आया 2 और हमारी पहली वैल्यू क्या थी C3H4O3, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, क्या आ जाएगा 3 2 = 6 C6 ये लो, ये आ गया आपका रिजल्टेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने उस रेशो को। बात समझ में आ गई? देखा, एक क्वेश्चन में हमने कितनी सारी चीज कवर कर ली। बस ऐसे ही सीखते जाओ। अब तुम्हारा काम क्या है ना, तुम्हारा मेन काम ये है कि ये जो क्वेश्चन मैंने कराया ही है, चाहे इसी क्वेश्चन को ले लो, दूसरा ले लो, कुछ भी ले लो, प्रैक्टिस करोगे घर पे इस चीज की अच्छे से, बहुत अच्छे से। अब देखिए, अब हमें स्टार्ट करना है क्या, लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट ऐसा कॉन्सेप्ट है ना जिसको कोई बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें समझ नहीं आती तो सबसे पहले वर्ड पे ध्यान दिया करो। लिमिटिंग मतलब ये पहले लिमिटाइज करेगा, और दूसरी चीज़ें किस में पार्टिसिपेट करने वाला है, केमिकल रिएक्शन के अंदर। 2 चीज़ क्लियर हुई। और तीसरी चीज़, ये रिएजेंट पे अप्लाई मेजरली होगा, यानी कि हम क्या देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्मेशन के दौरान किसने लिमिटिंग रिएजेंट की तरह मेजरली वहां एक्ट किया है टू परफॉर्म अ होल ओवर रिएक्शन। तो देखते हैं, इन अ केमिकल रिएक्शन द लिमिटिंग रिएजेंट, in a chemical reaction the limiting reagent is the reactant that determine the quantity of the product that are produced। तो आप इसको कह रहे हैं क्या, सिंपली limiting reagent। the maximum amount of product that is produced in the reaction is known as theoretical yield। कौन सा अमाउंट, याद रखना इस चीज को, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं थियोरेटिकल यील्ड। लेकिन एक चीज और याद रखनी है कि ये जो लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट है ये हमें आइडेंटिफाई करता है परसेंटेज यील्ड को लेके। यहां हमने बात कर ली थियोरेटिकल यील्ड को लेके, लेकिन हमें दोनों ही लेके चलने हैं पैरेलल, क्योंकि इन द एंड होल ओवर रेशो से ही हम आइडेंटिफाई करेंगे कॉन्सेप्ट को। चलिए अब देखिए, द लिमिटिंग रिएजेंट शुड बी आइडेंटिफाइड टू कैलकुलेट व्हाट, टू कैलकुलेट परसेंटेज यील्ड ऑफ अ रिएक्शन। यही बताया मैंने अभी आपको, बिल्कुल। अब देखो, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मैं बेंजीन के कंबशन का एग्जाम्पल ले रही हूँ। बेंजीन तुमको सबको पता है क्या कहते हो, C6H6, और कुछ ऐसे इसको बना देते हो, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, कैसे भी बना दो, ये होती है बेंजीन। अब आप इसके कंबशन का एग्जाम्पल ले रहे हैं, चलो रिएक्शन लिखते हैं। अब बेंजीन का जब कंबशन कराओगे तो मुझे जहां तक याद है हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन वहां यूज करते हैं, लेकिन कितने मोल्स, क्योंकि यहां बात हो रही है लिमिटिंग रिएजेंट की, ठीक है। तो आपने कहा यहां मैं 15 मोल्स ऑक्सीजन के यूज करती हूं, किसके साथ, 2 मोल्स बेंजीन के साथ। आपने कहा होल ओवर आपके पास रिएक्शन में एज अ प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है 12 मोल्स ऑफ CO2 एंड 6 मोल्स ऑफ H2O, ठीक। अब यहां आप कहेंगे इट मींस कि 15 मोल्स जो थे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के रिक्वायर्ड थे रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, और कितने मोल्स बेंजीन के साथ, 2 मोल बेंजीन के साथ। यही चीज यहां मेंशन्ड है, देख लीजिए। इट मींस दैट द 15 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन आर नीडेड टू रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ बेंजीन, ठीक है। अब आप आगे देखिए कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो रिक्वायर्ड है किसके साथ, अदर क्वांटिटीज बेंजीन की, आपने कहा हम उसको कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के। तो चलो करके देखते हैं, एक एग्जांपल से बात करते हैं। मैंने माना कि अगर 1.5 मोल है C6H6 के, किसके, बेंजीन का 1.5 मोल है प्रेजेंट, और वहां जो O2 रिक्वायर्ड है उस रिएक्शन में कितनी है, 11.25 मोल। तो आप क्या करोगे, इसके मोल्स कितने हैं, 1.5 मोल्स। कितने मोल्स ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है वहां पर, 15 मोल्स। कितने मोल्स बेंजीन के साथ, 2 मोल्स के साथ। करवा दो क्रॉस मल्टीप्लाई, आपके पास रिजल्टेंट आ गया। कितने मोल बचे ऑक्सीजन के,
11.25 मोल्स ऑफ O2। अब आपने यहाँ एक चीज देखा, अगर यहाँ आप 18 मोल्स ले लेते हैं या फिर 18 मोल्स प्रेजेंट हो तो आप कहेंगे कि यहाँ एक्सेस हो गया कितने मोल्स का, 6.75 मोल्स का, माइनस कर दो 18 में से। तो आपने कहा 6.5 मोल्स कौन से हैं, जो कि अनरिएक्टेड ऑक्सीजन के हैं, जिन्होंने रिएक्शन में रिएक्ट ही नहीं किया, पार्टिसिपेट ही नहीं किया जब सारे बेंजीन कंज्यूम हुआ। ठीक है, तो आपने यहां कहा कि लिमिटिंग रिएजेंट की तरह यहां पर कौन एक्ट कर रहा है, होल ओवर बेंजीन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, अब देखो, अब इसके मेथड्स और देखते हैं 1 to 1 स्टेप वाइज। मेथड 1 क्या कहता है, फाइंडिंग द लिमिटिंग रिएजेंट बाय लुकिंग एट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एवरी रिएक्टेंट। क्या नोटिस करना है आपको, हर रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स को यहां पर पिक करना है। तो फर्स्ट, सबसे पहले तो हमें बैलेंस करनी होगी क्या, केमिकल इक्वेशन। चलो यहां आप फिर क्या करेंगे, पहले स्टेप सुनिए पूरे मेथड की। सबसे पहले बैलेंस करेंगे हम केमिकल इक्वेशन को, देन आफ्टर हमें सारी जो इंफॉर्मेशन है उसको मोल्स में कन्वर्ट करना होगा। किसमें? मोल्स में। और वो मोल्स में कन्वर्ट कैसे करोगे, जब आप बाय यूजिंग मोलर मास एज अ कन्वर्जन फैक्टर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ जब आप प्रोसीड करेंगे तो आप कहेंगे नेक्स्ट स्टेप में हमें कैलकुलेट करना है मोल रेशियो। और वो किससे कैलकुलेट करोगे, हमारे पास इंफॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन होगी वहां पर। देन कंपेयर द कैलकुलेटेड रेशियो टू द एक्चुअल रेशियो। ठीक है, चलो अब यूज द अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट फॉर कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस। और लास्टली जो कि नेसेसरी हो तो हमें कैलकुलेट करना है कि नॉन लिमिटिंग कितना बचा है। ये कोई जरूरी नहीं है, अगर पूछा जाए तो। चलो, और दूसरा मेथड क्या कहता है, हम पहले स्टेप देखेंगे। दूसरा मेथड कहता है फाइंडिंग द लिमिटिंग रिएजेंट बाय कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग दोनों करना है यहां। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ईच रिएक्टेंट वुड प्रोड्यूस। ठीक है, फिर से फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे, बैलेंस करोगे, देन आफ्टर उसको कन्वर्ट करोगे मोल्स में। अब यहां थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, स्टाइकियोमेट्री लगानी है। यूज स्टाइकियोमेट्री फॉर इंडिविजुअल रिएक्टेंट फॉर फाइंडिंग द मास ऑफ प्रोडक्ट। किसके लिए? मास ऑफ प्रोडक्ट। द रिएक्टेंट विच प्रोड्यूसेस अ लेसर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट वुड बी द लिमिटिंग रिएजेंट। अब यहां आप क्या देखेंगे कि होल ओवर रिएक्शन में आपने कहा लेसर अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है प्रोडक्ट, और वही वहां पर क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा मेथड 2 अप्लाई करने पर। चलो, अब द रिएक्टेंट जो लार्जर में प्रोड्यूस हुआ है वो क्या होगा, एक्सेस रिएजेंट। ये जो सारी चीजें बता रही हूं इंपॉर्टेंट है। ठीक, लास्टली फॉर फाइंडिंग द अमाउंट ऑफ रिमेनिंग एक्सेस रिएक्टेंट आप क्या कर दो, उसमें से उसको माइनस कर दो, ये लो, और आपके पास टोटल आ जाएगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं। डिटरमाइन, सारी ये जो स्टेप बोली उनको अप्लाई करते हैं। डिटरमाइन द लिमिटिंग रिएजेंट इफ 76.4 ग्राम्स ऑफ C2H3Br3 रिएक्ट्स विद 49.1 ग्राम्स ऑफ O2। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन है 4 C2H3Br3 प्लस 11 O2 गिव्स 8 CO2 प्लस 6 H2O प्लस 6 Br2। चलो, अब आपने सबसे पहले मेथड 1 अप्लाई किया, हमको ये मास गिवन है, आपने टोटल मास निकाला, मोल कितने पूछे हैं, 1 मोल के रिस्पेक्ट में बात चल रही है, आपने निकाल लिया, ये लीजिए C2H3Br3। अब आपको देखिए ये दूसरे रिस्पेक्ट में आपने उससे कहा है रिएक्ट कितने ग्राम से कर रहा है ऑक्सीजन, 49.1 ग्राम से। तो आपने इसको अप्लाई किया 49.1 टोटल मास ऑक्सीजन का, और कितने मोल्स के रिस्पेक्ट में, 1 मोल। आपने ये भी कैलकुलेट कर लिया, कितना आया, 1.53। अब क्या करोगे, इफ यू अज्यूम ऑल द ऑक्सीजन इज यूज्ड अप, हमने अभी ये मान के चले क्योंकि हमें नहीं पता इसमें से कितनी ऑक्सीजन काम आई है और कितनी काम नहीं आई, यानी कि रिएक्ट ही नहीं किया जिसने। एक बार को हम मान के चलते हैं कि सारी ऑक्सीजन जो है वो यूज हुई है रिएक्शन में, तो आप कहेंगे 1.53 इनटू दिस, और आपने कहा टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, 0.556 मोल्स ऑफ दिस आर रिक्वायर्ड। अगर हमने कहा सारी की सारी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, क्योंकि हमने ये जो मास निकाला है पूरे इस कंपाउंड को लेके निकाल लिया। सिंस देयर आर ओनली 0.286 मोल्स ऑफ C2H3Br3 दैट आर अवेलेबल, सो यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, ये जनाब।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, दिक्कत तब तक नहीं होगी जब तक आप प्रैक्टिस करते रहोगे। जो आप प्रैक्टिस नहीं करोगे और यहाँ सिर्फ मुझे सुन लिया और उसके बाद नोटबुक बंद है, कोई मतलब नहीं, तो फिर दिक्कत होगी, बिल्कुल होगी। सो डू प्रैक्टिस। ये चीज़ें जो है ना कंसेप्चुअल, हमें जब देखते हैं तो हमें लगता है हाँ जी आ गया, हमें याद हो गया, हमें चीज़ आ गई, हमें मेथड आ गया। नहीं, एक दो बार उसको आप खुद से भी अपने हाथ से करके देखोगे ना, तो यू आर मच कंफर्टेबल एंड मच कॉन्फिडेंट। ओके, चलो नेक्स्ट मेथड और एक बार देखते हैं। मेथड 2 की तरह से भी सॉल्व कर लेते हैं। ये आपको गिवन है, तीनों मोल्स को इक्वली काउंट कर लो, तीनों के रिस्पेक्ट में आपने कैलकुलेट कर लिया, मल्टीप्लाई करा दो, आपके पास ये रिजल्टेंट आ गया। वही सारी स्टेप्स फॉलो अप की हैं आपने। फिर आपको पता है कि उसने मास आपको गिवन है कितना, 49.1 ग्राम्स O2 के रिस्पेक्ट में। सेम चीज़ ये लो, निकाल लिया। अब तीसरे इस केस में आपने क्या कहा था वहाँ पर, यहाँ पर भी आपने देखा कि किसी भी मेथड को यूज़ कर लो, आपको क्लियरली विजिबल है कि ये क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट की तरह एक्ट कर रहा है। द थियोरेटिकल यील्ड इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट कैन बी क्रिएटेड डिपेंडिंग ऑन द लिमिटिंग रिएजेंट। उसे आप क्या कहते हैं, थियोरेटिकल यील्ड। ठीक, चलो। In fact, the actual yield or the amount of product obtained, क्या कहा आपने, actual yield उसी को कहते हैं जो प्रोडक्ट हमारा obtain हुआ है, उसी को आप actual yield कहते हैं, is usually always less than the theoretical yield. This is the question. क्या पूछा जाता है, actual yield is less than, yes this is less than theoretical yield. The actual yield is commonly represented as a percent yield. इसी को आप परसेंट yield की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिकेटिंग हाउ क्लोज द एक्चुअल आइडियल वाज द थियोरेटिकल yield. तो बात समझ में आई। यहाँ तक आपने लिमिटिंग रिएजेंट को भी मेरे साथ बहुत अच्छे से पढ़ लिया। हमने इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला और लिमिटिंग रिएजेंट तीनों ही टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर किया और तीनों का कवरेज बहुत है एग्जाम में। यस, तो आपको प्लीज़ मैं फिर से कहूँगी, मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर छोटा है लेकिन वेटेज बहुत है, टोटली कॉन्सेप्चुअल है, टोटली प्रैक्टिकल है। सो प्लीज़ डू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन डू। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।